अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन की ये हमारी 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रेफ़र करते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है सिंपली इसमें से प्लीजेंट ऑर्डर का आना। तो जो हाइड्रोकार्बन जिसमें से प्लीजेंट ऑर्डर आती है, प्लीजेंट स्मेल आती है, उसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग एरीन्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना है। AR से हम इसको रेफ़र करते हैं एरोमेटिक से, और इन से हम लोग रेफ़र करते हैं इसको एल्कीन से। तो हम इनको एरोमेटिक एल्कीन्स भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर हमको जो भी कंपाउंड्स दिखेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, वो कैसे होंगे? हाईली अनसेचुरेटेड होंगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होते हैं, इनमें दो तरह के हमको क्लास मिलते हैं। एक सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कार्बन में सिंपली डिफरेंस इतना है कि बेंजीनॉइड में इसमें एक स्पेशल कंपाउंड प्रेजेंट होता है बेंजीन, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। तो ये वीडियो और हमारा जो सिलेबस है 11th का, उसमें हमको सिर्फ बेंजीन के बारे में स्टडी करनी है। तो सीधे सीधे हम सिर्फ बेंजीन पे ही आ जाते हैं। तो बेंजीन जो होता है ये एक तरह का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें से प्लीजेंट ऑर्डर आती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था माइकल फैराडे ने 1825 में। माइकल फैराडे 1825 में इन्होंने इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, बेंजीन को। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक है, ये जो होता है एक हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है। हाईली अनसेचुरेटेड होने का मतलब यहाँ पर हमको पाई बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, या पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए या पाई बॉन्ड्स कह लीजिए, ये हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इनके ऑर्बिटल्स में। अब इसको अनसेचुरेटेड कहा जा रहा है तो इसका कुछ एविडेंस होगा। उसमें ये एविडेंस है कि जो बेंजीन होती है ना, ये हाइड्रोजन या क्लोरीन है या ओजोन वगैरह के साथ रिएक्शन करती है, और जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है, वो सजेस्ट करता है कि इनमें हमारा क्या है, अनसेचुरेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया हाइड्रोजन से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेन ए निकल करा लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमको जो कंपाउंड रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है? साइक्लोहेक्सेन मिलता है। साइक्लोहेक्सेन यानी कि बेंजीन से हमारा कन्वर्ट हो गया क्या? साइक्लोहेक्सेन। इस प्रोसेस में हुआ क्या है? इस प्रोसेस में हुआ है रिडक्शन। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर मतलब बेंजीन के पास अनसेचुरेशन था, तभी तो सेचुरेटेड प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन बना है। जो बेंजीन होती है, अगर हम इसका रिएक्शन ओजोन वगैरह से करा दें, ठीक है, तो बेंजीन का रिएक्शन अगर हम ओजोन से कराते हैं यानी कि O3 से, तो ये लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है लगभग 196 केल्विन पर। तो ये 19 केल्विन, 196 केल्विन पर ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? C6H6O3 थ्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन ट्राईओजोनाइड। बेंजीन ट्राईओजोनाइड। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सजेस्ट कर रहा है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ओजोनाइड्स का थ्राइस ओजोनाइड बन रहा है ना, इसलिए तो ये रिएक्शन सजेस्ट कर रहा है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये सब चीज़ के बेसिस पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट या केमिस्ट कह लीजिए, जिनका नाम था ऑगस्ट केकुले। ठीक है, AUGUST, ऑगस्ट केकुले। इन्होंने बेंजीन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था। तो अल्टरनेट कार्बन पर क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसका एक क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या कंडेंस्ड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक, तो अगर हम किसी आइसोमर की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने कहा कि हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन है, तो इस स्ट्रक्चर से हमको ये समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड के 2 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ बना लूँ कुछ इस तरह, अगर मैंने Br यहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ हो, या फिर इसी तरह अगर हमने सब सेम पोजीशन रखा, खाली इस बार डबल बॉन्ड चेंज है,
यानी यहाँ हो और यहाँ हो। अब जैसे या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बन सकता है डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना। तो ऐसे में जब इसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर देखा गया तो इसमें देखा गया कि सिर्फ एक ही ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और वो है ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनता है। ये किस बेसिस पे बताया, तो केकुले ने कहा कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्या है, ऑसिलेटिंग नेचर है। ऑसिलेटिंग नेचर होने का मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी एक जगह से डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। डीलोकलाइज्ड होने का मतलब ये इधर उधर घूम रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें, सपोज करें हमारे पास एक बेंजीन है जिसमें ऐसा है, तो वही जो है ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और हमको कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, तो अब जो है ये हमारे पास ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मतलब जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदल रहे हैं, ठीक है। ये बातें केकुले ने कही थी, ठीक है। अब हम लोग अगर इस पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये जो ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं रेजोनेंस को, ठीक है। ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड सजेस्टेड that they are in resonance, यानी ये रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर रहे हैं, यानी इधर से उधर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम अब जो है इसकी जो डबल बॉन्ड ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड है इसको हम लोग रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो ये कहता है कि हमारे पास इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पहला ये, दूसरा हमारे पास जो होता है ये वाला, ठीक है। या हम इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो हम इस तरह से करके ऐसे डॉटेड सर्किल से दिखा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो पूरा एक सर्किल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये सब हो गया इसका कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। ये हो गया हमारे कैनोनिकल फॉर्म्स, और ये हो गया हमारा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से इनकी स्टेबिलिटी और साथ ही साथ इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेटिंग हो रही है या रेजोनेंस हो रहा है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये एरोमेटिक होते हैं, यानी बेंजीन जो होती है, बेंजीन क्या होती है, ये एरोमेटिक है, शुरू में ही हम जान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से एरोमा आता है। तो इसकी एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक होने को चेक किया जाता है किससे, इसकी एरोमेटिसिटी को चेक किया जाता है हकल रूल से। इसकी एरोमेटिसिटी चेक होती है किससे, हकल रूल से। हकल रूल क्या सजेस्ट करता है, हकल रूल ये सजेस्ट करता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी रिंग वाले में, ठीक है, अगर हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहाँ पर n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो हमारे पास क्या होगा, वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये सारे ये जो कॉन्सेप्ट है हकल रूल का, ये हम लोग पढ़ते हैं बेसिक प्रिंसिपल में। यहाँ पर बस एक रिवीजन के लिए बता दिया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। साथ ही साथ और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे प्लेन वगैरह क्या है, उसके अलावा डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर कॉन्जुगेशन वगैरह भी देखा जाता है। लेकिन सिंपली ये समझ ली कि बेंजीन जो है एरोमेटिक होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला को ये फॉलो करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो 4n में अगर हम 1 की वैल्यू रखें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एरोमेटिसिटी की बात कर ही लें तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 4 × 1+2 करें तो हमारे पास कितने आते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं हमारे पास, और एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो टोटल हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो इसकी एरोमेटिसिटी को हकल रूल से सजेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब बारी आती है इनको बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।